हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स का है पार्ट 1, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलेज हैं तो हम इसको अलग अलग वीडियोस में पार्ट वाइज बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फार्मूला। इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में हम वो सारे फार्मूला देखेंगे, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस तो देखेंगे, साथ साथ उन थर्मोडायनेमिक रिलेशन से भी दूसरे रिलेशंस डिराइव किए जाते हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं, जो प्रूफ करने में आते हैं। तो हम वो सब भी देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबका अलग ट्रिक हो सकता है। जैसे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक स्क्वायर होता है वो बनाएंगे। स्क्वायर कैसे बनाते हैं? सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल, ऐसे बनाओ। या कोई और ट्रिक लगाना है, कोई और स्टेटमेंट बनाना है जिसके स्टार्टिंग इनिशियल्स ये हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, फिर अपोजिट के जो दो है, मतलब ये S फॉर एंट्रोपी, P फॉर प्रेशर, इसके अपोजिट एरो बनाओ, इसका एक इधर और ये इधर। ये बन गया आपका थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। इससे पहले हम चार रिलेशंस निकालेंगे। एक DH के रिस्पेक्ट में, DH इक्वल्स टू DG इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू और DU इक्वल्स टू। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं DH। DH किसके बराबर होगा? तो इसके जो एडजेसेंट में है, मतलब एंट्रोपी और प्रेशर, ये दोनों वेरी करेगा। तो क्या लिखाएगा? DS और DP। ठीक है, अब S मतलब एंट्रोपी के अपोजिट क्या है? टेम्परेचर, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में एरो है, इसलिए प्लस TDS। प्रेशर के अपोजिट है वॉल्यूम, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका वॉल्यूम है, इसलिए प्लस VDP। पहला रिलेशन आया। अब इसी से आपका एक मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन डिराइव होगा जो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन से होता है। कैसे होगा? पहला वाला टर्म जो वेरी नहीं कर रहा, इसमें कौन सा है? टेम्परेचर। तो हम इस टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ के जो वेरी कर रहा है दैट इज़ प्रेशर। तो ये हो जाएगा डेल्टा T अपॉन डेल्टा P। कॉन्स्टेंट क्या रहेगा आपका? ये एंट्रोपी। ये इक्वल होगा किसके? अब इधर में जो वेरी नहीं कर रहा है दैट इज़ वॉल्यूम अपॉन इंट्रोपी के रिस्पेक्ट में दैट इज़ डेल्टा S, और कांस्टेंट क्या रहेगा आपका? प्रेशर। इसी रिलेशन से, मतलब एक रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन ये आएगा, इससे ही एक और रिलेशन आएगा। क्या? अगर मान लो मैं इंट्रोपी को कांस्टेंट ले रही हूँ, ठीक है, अगर इंट्रोपी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली चेंज इन इंट्रोपी क्या होगा? ज़ीरो। तो ये जो पूरा टर्म है TDS वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? DH अपॉन DP। कांस्टेंट क्या लिया? इंट्रोपी। ये किसके बराबर आ गया? वॉल्यूम। तो देखो ये पहला रिलेशन निकला, इसी से ये दूसरा और इसी से ये तीसरा। ठीक, अब मैं इसी में मान लो कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूँ प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये पूरा सेकेंड टर्म क्या हो गया? ज़ीरो। तो क्या बचेगा आपके पास? DH इज इक्वल्स टू TDS, यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं DH अपॉन DS, कांस्टेंट क्या लिए? प्रेशर, इक्वल्स टू टेम्परेचर। तो ये आ गया आपका रिलेशन। मतलब सेम इसी रिलेशन से अपने तीन और रिलेशंस को डिराइव किए। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सेकेंड वाला रिलेशन इसी वाले से, DG करके, DG वाला करते हैं। तो DG किसके बराबर होगा? यहाँ पे कौन वेरी करेगा? इसके जो एडजेसेंट है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा DP और ये DT। अब प्रेशर के अपोजिट वॉल्यूम और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस VDP। टेम्परेचर के अपोजिट इंट्रोपी, लेकिन एरो इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट हो गया, इसलिए माइनस SDT। ये एक रिलेशन आया। इससे हम मैक्सवेल रिलेशन डिराइव करते हैं। सो यहाँ पे जो वेरी नहीं कर रहा दैट इज़ वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इक्वल्स टू, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंट्रोपी का वेरिएशन इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। एक ये रिलेशन आ गया। यहीं से मान लो कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि DP आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो DG इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? सिर्फ माइनस SDT। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं DG अपॉन DT। कांस्टेंट क्या लेंगे हम? यहाँ कांस्टेंट क्या लिया? प्रेशर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? माइनस ऑफ S के। एक ये रिलेशन आया। यही से अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट लूँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़ीरो।
टेम्परेचर चेंज ज़ीरो मीन्स ये वाला टर्म ज़ीरो, तो क्या बचेगा, डी जी इज़ इक्वल्स टू वी डी पी। तो यहाँ आ जाएगा डी जी अपॉन डी पी, कॉन्स्टेंट क्या लिया, टेम्परेचर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम के। तो देखो मैक्सवेल से कितने सारे रिलेशंस निकले। अब हम करेंगे ए के सेंस में, ए के रिलेशन में निकालेंगे अगर, तो इसके लिए पहले हम फिर से यहाँ बना लेते हैं, सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूज़फुल, फिर इसके अपोजिट एक इधर एरो और ये एक इधर एरो, ठीक। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए, दैट इज़ अ वर्क फंक्शन, ठीक है। डी ए किसके बराबर आएगा, क्या वेरी करेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डी वी और डी टी। वॉल्यूम के अपोजिट है प्रेशर और एरो के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस पी डी वी। टेम्परेचर के अपोजिट है एंट्रोपी और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस एस डी टी, पहला रिलेशन। फिर यहाँ से मैक्सवेल क्या आएगा, यहाँ जो वेरी नहीं कर रहा मतलब माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस यहाँ वाला एंट्रोपी किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ का, टेम्परेचर, एक ये रिलेशन। अब फिर वही मान लो कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, सपोज वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये जो डी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, ज़ीरो। तो बचेगा क्या, डी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट क्या लिया, वॉल्यूम, ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ एस के, एक ही रिलेशन आया। इसी में मान लो कि मैं टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूँ, मतलब अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ज़ीरो। तो बचेगा क्या फिर, डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, है ना, ये बस बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए, इसको इधर लाओगे तो अपॉन डी वी, कॉन्स्टेंट क्या है, टेम्परेचर, इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी। तो ये चार रिलेशन आया सिर्फ इस वाले से, ठीक। वैसे ही अब निकालेंगे लास्ट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा आपका डी यू किसके बराबर होगा, यहाँ वेरी क्या करेगा आपका, एंट्रोपी और वॉल्यूम, मतलब ये हो जाएगा डी एस और डी वी, ठीक। एंट्रोपी के अपोजिट टेम्परेचर और सेम डायरेक्शन है इसलिए प्लस टी डी एस, वॉल्यूम के अपोजिट प्रेशर, अपोजिट है इसलिए माइनस पी डी वी। फिर वही टेम्परेचर का वेरी करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट, फिर माइनस ये प्रेशर को वेरी करेंगे एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, एक ही रिलेशन आया। देन अब एंट्रोपी कांस्टेंट ले लो, अगर एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियसली चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। तो बचेगा क्या, डी यू इज़ इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, है ना, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी वी, इसको इधर ला लिए तो कांस्टेंट क्या लिया, एंट्रोपी, और ये इक्वल है किसके, माइनस ऑफ प्रेशर के। इसी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ले ले, तो ये वाला पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डी वी इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। तो यही बस बचेगा, दैट इज़ डी यू इज़ इक्वल्स टू टी डी एस, तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एस, कॉन्स्टेंट क्या लिया, वॉल्यूम, और ये बराबर होगा किसके, टेम्परेचर के। तो ये सारे रिलेशंस इसमें से डिराइव हो गए, ठीक। अब यहाँ से मैक्सवेल से एक और चीज़ निकाल सकते हैं हम, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। मैक्सवेल से एक और चीज़ हम डिराइव कर सकते हैं मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक स्क्वायर से, वो है स्पॉन्टेनिटी, जो आता है रिलेशन कि कब जो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो किस किस के सेंस में निकाल सकते हैं, एक तो ये इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, इनके सेंस में निकाल सकते हैं, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि अगर एंट्रोपी है तो एंट्रोपी का सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और बाकी सब का जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एंट्रोपी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन बाकी इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है या फ्री एनर्जी है या वर्क फंक्शन है, इनमें वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, निगेटिव, तब प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। अगर इंथैल्पी के सेंस में लिखे तो क्या आएगा, डी एच, और कांस्टेंट क्या रहेगा इसके आसपास वाला, मतलब एंट्रोपी और प्रेशर, एस और प्रेशर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, पहला क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का। दूसरा, अगर फ्री एनर्जी के सेंस में लिखना है तो ये जाएगा डी जी, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर,
तो ये हो गया प्रेशर टेम्परेचर, और ये भी कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0। वर्क फंक्शन के सेंस में लिखना है तो ये जाएगा डी ए, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ये जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर, और ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। फ्री एनर्जी मतलब ये इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के सेंस में लिखना है तो कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, एंट्रोपी और वॉल्यूम, दैट इज एस और वी, ये भी कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। एक लिखते हैं एंट्रोपी के सेंस में, एंट्रोपी में कांस्टेंट क्या रहता है आपका, ये इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा क्या, यू और वी। लेकिन एंट्रोपी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सारे जो आपके टर्म्स है एच, जी, ए और यू, ये सारे निगेटिव या 0, लेकिन एंट्रोपी के लिए जो क्राइटेरिया और स्पॉन्टेनिटी में एंट्रोपी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, ये सारा चीज़ किससे निकाला हमने, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन से, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स। थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स में आपके पास 3 थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स, एक अल्फ़ा, एक होता है बीटा, और तीसरा थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट है गामा। ठीक, अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा इज़ आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है ना, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। बीटा का मतलब क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्लियर। जो गामा है वो है आइसोकोरिक थर्मल इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट, आइसोकोरिक थर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, आइसोकोरिक थर्मल इंक्रीजिंग की जगह एक्सपेंशन लिख लो, आइसोकोरिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है ना। आइसोबारिक मीन्स पता है प्रेशर कांस्टेंट है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अल्फा में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा, और बीटा में आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर वेरी करेगा। कंप्रेसिबिलिटी मतलब प्रेशर से रिलेटेड टर्म है। गामा मीन्स आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और थर्मल एक्सपेंशन मीन्स टेम्परेचर वेरी करेगा। तो अल्फा का फॉर्मूला देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 1/v dv/dt और इन कांस्टेंट क्या है आपका, प्रेशर। ये हो गया अल्फा का अल्फा। नेक्स्ट बीटा का फॉर्मूला है -1/v, ये आ जाएगा dv/dp एट कांस्टेंट t। गामा का फॉर्मूला होगा 1/p dp/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे याद रखेंगे, सो ये इतना, इसका अगर नाम याद है तो आपको पता चल जाएगा कि आइसोबारिक है मतलब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक है तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर वेरी, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो टी के सेंस में रहेगा मतलब टेम्परेचर, और वेरिएबल्स तो 3 ही यूज़ होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना। बीटा में नेगेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बीटा जो है वो नेगेटिव है, बाकी ये दोनों जो अल्फा और गामा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी इसलिए प्रेशर वेरी कर रहा है, डीपी डिनोमिनेटर में। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर डिनोमिनेटर में, और आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर यहाँ है, प्रेशर यहाँ है, तो बचा कौन सा, वॉल्यूम, तो इसलिए 1/v dv सेम 1/v dv 1/p dp, ये जो यहाँ पे आपका बन रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे है, तो ये थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमें पता है कि 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा आइसोबारिक प्रोसेस, और चौथा होगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, 4 मेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। आइसोथर्मल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोबारिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, और एडियाबेटिक मतलब जिसमें हीट चेंज जो है वो कांस्टेंट हो, तो वो होगा आपका एडियाबेटिक। अब इन प्रोसेसेस का यूज़ क्या है, इससे क्या क्या आप डिराइव कर सकते हो। अगर आपका प्रोसेस दिया आइसोथर्मल मतलब समझ जाना कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। और ये वाला फॉर्मूला हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लो
du जो है वो NCV/dt के बराबर होता है, ठीक है। तो जब dt 0 है आइसोथर्मल प्रोसेस में और इसमें अगर आप dt की वैल्यू 0 रखोगे तो ऑब्वियसली du भी क्या आएगा 0, मतलब आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी 0। एक और फॉर्मूला है dH इज इक्वल्स टू NCP/dt। तो सेम अगर आइसोथर्मल है dt 0 मतलब क्या हो जाएगा आपका dH भी 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से ये सारे कंक्लूजन निकलेंगे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है तो। आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है 0, और वी नो दैट कि वर्क डन का फॉर्मूला है -P/dV, है ना, सुने। dV क्या है चेंज इन वॉल्यूम, तो अगर ये 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो आइसोकोरिक है तो ये कंक्लूजन निकल गया। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जो है वो 0 है। फिलहाल कोई कंक्लूजन नहीं है लेकिन आगे कोई प्रोसेस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। एडियाबेटिक हीट चेंज 0, हीट चेंज अगर 0 है मतलब चेंज इन हीट क्या हो जाएगा 0, और इसका काम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिखेगा जिसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। हाँ, पहला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेनली कौन सा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, यही है इसका बेसिक स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ना एनर्जी जो है उसको हम लोग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला निकलता है, पहला चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होगा चेंज इन हीट प्लस वर्क डन के, पहला फॉर्मूला। ये बेसिक मैथमेटिकल रिलेशन है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, विच इज़ U इज़ इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर स्मॉल चेंजेस के लिए निकालना है तो स्मॉल के लिए हम यूज़ करते हैं D, सो ये हो जाएगा du इज़ इक्वल्स टू dq प्लस dw, ठीक। तीसरा रिलेशन dw मतलब क्या, dw का फॉर्मूला हमें पता है -P/dV, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा du इज़ इक्वल्स टू dq माइनस हो जाएगा क्या P/dV, एक ये रिलेशन हो गया। चौथा, अगर मान लो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर मैं फॉर्मूला आइसोथर्मल कंडीशन में निकालनी है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज 0 है, तो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज 0 है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा 0, तो ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा dq प्लस dw इक्वल्स टू 0, या इसको लिख सकते हैं dq इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw, ठीक। अगर ये प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तो इस रिलेशन में क्या चेंज आएगा, अगर आइसोकोरिक है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, मतलब ये जो वर्क डन है ये पूरा क्या हो गया आपका, यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, फर्स्ट लॉ से du इक्वल्स टू हो जाएगा आपके dq के, है ना। सिक्स्थ केस, अगर ये एडियाबेटिक होगा तो, अगर ये एडियाबेटिक है तो चेंज इन हीट हो गया आपका 0, मतलब ये जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा du इज इक्वल्स टू dw। तो ये सारे रिलेशंस फर्स्ट लॉ से ही डिराइव किए गए हैं आपका अलग अलग कंडीशन में, ठीक, क्लियर। इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, अब ये ध्यान रखना कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, वर्क फंक्शन है, ये सारे कैसे हैं स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ये सारे कैसे हैं स्टेट फंक्शन, मतलब क्या कि ये सिर्फ स्टेट्स, मान लो अगर हमें A से B जाना है, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ जाने के दो पाथ है, सपोज ये पाथ है x1 और ये मान लो पाथ है x2, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है, मतलब इनकी जो वैल्यूज़ है वो सिर्फ A पे डिपेंड करेगी और B पे डिपेंड करेगी, ना कि कौन से पाथ से हम A से B गए, समझ पाए, ठीक है। इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल और फाइनल स्टेज। लेकिन जो हीट है और जो वर्क डन है ये कहलाते हैं पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शन मतलब अगर आप पाथ को चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब x1 से गया तो इसकी दूसरी वैल्यू आएगी और x2 से जाएंगे तो इसकी दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है। पाथ चेंज तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज, तो इनको बोलते हैं पाथ फंक्शन और ये कहलाते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। और ध्यान देना कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वी नो दैट साइक्लिक में क्या होता है, मान लो ये A है, A से हम B गए और B से वापस A आए, इसी को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट भी सेम है और फाइनल स्टेट भी सेम है। तो ऐसे के लिए अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू भी 0, क्योंकि स्टेट फंक्शंस है ना।
स्टेट तो चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए इनकी भी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0। चेंज इन एंट्रोपी मतलब सारे जो स्टेट फंक्शंस की वैल्यू है उसकी क्या आएगी, 0। बट ये पास्ट फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट, समझ गए वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इंथैल्पी। अब इंथैल्पी से रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है जो बेसिक है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ये सब जानते हैं। अब इसी में हम स्मॉल चेंजेस के लिए अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस, अब यहाँ ध्यान देना कि ये जो है इसको दो टाइप्स में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब जो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो वही लगाओ, तो हो जाएगा p मतलब फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, अब हमने ये देखा है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से, डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या इसको मैं लिखूँ डी क्यू माइनस पी डी वी, लिख सकते हो वर्क डन की जगह। ये वैल्यूज़ को अगर यहाँ पुट करें तो क्या आएगा, इससे आप तीसरा रिलेशन डिराइव कर सकते हो, विच इज़ डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस ये हो जाएगा वी डी पी। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, मिलेगा डी एच इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस वी डी पी। देखो एक और रिलेशन आ गया। क्लियर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक एंट्रोपी का रिलेशन होता है जो क्या होगा, डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकालूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ, टी डी एस लिख सकते हैं। इस डी क्यू की जो टी डी एस वैल्यू उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ, एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस क्या हो गया, वी डी पी, तो एक और रिलेशन मिल गया। ठीक है, इस रिलेशन मतलब ये वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी लिखा सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो हियर पी डेल्टा वी कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा एन जी इंटू आर टी। मतलब इसमें अगर पी डेल्टा वी की जगह मैं लिखना चाहूँ, एक और फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज़ डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ये भी काम का है। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो गैसियस प्रोडक्ट होंगे उनके सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे को ये N2 को हेबर्स प्रोसेस के थ्रू मैंने एमोनिया का फॉर्मेशन किया, ठीक है, यहाँ मैं अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालूँ तो नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और एमोनिया भी गैस है। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये इसी को नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। तो 2 माइनस रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना, जैसे नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 3, तो टोटल कितने हो गए 4, 3 + 1 4, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आई -2 आर टी। तो ये फॉर्मूला भी ना बहुत काम का है, इंथैल्पी निकालने के लिए कहीं कहीं यूज़ होता है। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो हमने किससे डिराइव किए, इंथैल्पी से। करेक्ट, और कोई फॉर्मूला नहीं छूटा है, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब ये ध्यान देना कि अगर कोई सॉलिड आ जाता है, कोई सॉलिड अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आएगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ गैसियस के नंबर ऑफ मोल्स को और रिएक्टेंट को इंक्लूड करना है। ठीक, फिर आता है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूलाज, इंटरनल एनर्जी का तो हमने पढ़ा है। अच्छा, इंथैल्पी में एक चीज़ छूटा है। इंथैल्पी मतलब क्या होता है, हीट चेंज से रिलेटेड अगर निकाले इंथैल्पी तो हीट चेंज जो भी होगा कांस्टेंट प्रेशर पे वो होता है आपका इंथैल्पी के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हीट चेंज, जो भी हीट चेंज, क्योंकि इंथैल्पी इज बेसिकली हीट कंटेंट ना, तो जो हीट चेंज होगा प्रेशर कांस्टेंट पे तो वो क्या कहलाता है आपका इंथैल्पी। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी क्या है, जो हीट चेंज होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो कहलाता है आपका इंटरनल एनर्जी। समझ पाए, जो हीट चेंज होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में वो कहलाता है आपका इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा है फर्स्ट लॉ से, विच इज़ U इज इक्वल्स टू Q + W, और इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने फर्स्ट लॉ में डिराइव कर लिए थे। ठीक है, एक और फॉर्मूला जो है du इज इक्वल्स टू NCV/dt, और ध्यान रखना बस कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूलाज हमने पहले ही डिराइव कर लिए।
उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारा कोई सब्सटेंस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर T में रखा है, ठीक है, इस सब्सटेंस के T टेम्परेचर को अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है बाय 1 केल्विन, ठीक है, 1 केल्विन अगर इसके टेम्परेचर को राइज़ करना है तो इसमें हम जितना अमाउंट ऑफ हीट देंगे यही क्या कहलाता है आपका हीट कैपेसिटी। मतलब द टेम्परेचर या फिर द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ गिवन टू द सब्सटेंस बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, दैट इज़ नोन एज इट्स हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे ना 3 टाइप की हीट कैपेसिटीज़ होगी। पहला तो नॉर्मल हीट कैपेसिटी C, ठीक है, डिनोट किया जाता है C से। तो C का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या, अमाउंट ऑफ हीट जो हम दे रहे हैं अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं आपका हीट कैपेसिटी, ठीक है। मान लो टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है और हमने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T2 माइनस T1, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। अगर यूनिट्स निकालना है तो हीट का क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन। तो इसका हीट कैपेसिटी का क्या आ जाएगा आपका, जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट ना। उसके बाद अगर दूसरा हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं CSP से। स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस का मास है वो स्पेसिफाइड हो जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। मतलब यहाँ मास इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/m विच इज़ मास, और ये हो जाएगा हीट अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका अगर यूनिट देखेंगे तो जूल, मास का भी हो जाएगा यूनिट, मतलब पर ग्राम पर केल्विन, ठीक। दूसरा आता है आपका मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी में क्या है, इसको डिनोट करेंगे CM से। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है सब्सटेंस का उसको स्पेसिफाई कर देंगे, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देंगे दैट इज़ मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन N, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इनटू dt। और इसका अगर यूनिट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक। तो ये नॉर्मल हीट कैपेसिटी जिसमें मास और नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफाइड नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसमें मास को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, एंड ये मोलर जिसमें नंबर ऑफ मोल्स के सेंस में हम हीट कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है, वी नो दैट कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होगा आपका CV और एक होगा आपका CP। मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको बोलेंगे CV, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इसको बोलते हैं क्या, CP। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखे CV इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/n, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन हीट विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। फिर CP क्या आएगा, 1/n चेंज इन हीट विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। अभी हमने देखा कि चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के, और चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, इंथैल्पी के। तो ये जो DQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, DU लिख सकती हूँ, और ये हो जाएगा अपॉन DT। अगर ये DU को हटाऊँ, मतलब DU को एक तरफ रखूँ और बाकी सब एक तरफ, तो ये आ जाता है NCV/dt। देखो यही फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे थे जहाँ पे हमने बोला था कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है या चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है तो DU भी 0 होगा। सिमिलरली चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इंथैल्पी। तो CP इज इक्वल्स टू 1/n, और इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, DH/dt। तो यहाँ से भी DH इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N इंटू CP इंटू dt। तो ये भी एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ से डिराइव होगा। क्लियर। नाउ रिलेशंस बिटवीन CP एंड CV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CP और CV के बीच रिलेशंस बिटवीन CP एंड CV, तो बहुत सारे रिलेशंस, एक जो कॉमन रिलेशंस है वो सबको पता है, उसके अलावा भी लेकिन हम रिलेशंस को देखेंगे। पहला रिलेशन है सेम वही CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR, है ना। N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड CP अपॉन CV करते हैं तो ये कोएफिशिएंट या कांस्टेंट आता है विच इज़ नोन एज गामा। तीसरा CP माइनस CV, ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है और आई थिंक CSIR में भी यूज़ भी हुआ है ये वाला रिलेशन। वो क्या है, T इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। चौथा रिलेशन, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है।
सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू माइनस टी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो सेम है वैसे ये, बस इसमें ये एक्सचेंज हो गया, यहाँ प्रेशर इधर आया और ये टेम्परेचर इधर हो गया, ठीक। फिर नंबर 5th, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। एक और रिलेशन सी पी और सी वी के बीच, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी इंटू वी अपॉन बीटा। अल्फा बीटा क्या है, वही आपका कोएफिशिएंट्स, थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स जो हमने देखे। नेक्स्ट ये लास्ट रिलेशन है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर कॉमन, और ये हो जाएगा 1 + 2 अल्फा अपॉन आर टी वी। तो ये सारे रिलेशंस भी जो है सी पी और सी वी के, ये इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक। इसके बाद के जो फॉर्मूलाज हैं लवॉर्कडन के, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, फिर स्टैटिस्टिकल, ये सारा हम लोग करेंगे सेकेंड थर्ड पार्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।